अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पी एल एसक्यूएल है। ये हमारा सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पहले हमने एसक्यूएल बड़ी डिटेल से किया, वो मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे। पी एल एसक्यूएल के लिए जो प्री रेक्विजिट है वो एसक्यूएल ही है। अगर आपने एसक्यूएल नहीं पढ़ा तो आप मेरा एसक्यूएल के लेक्चर्स देख सकते हैं। और उसके बाद पी एल एसक्यूएल है इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हम फॉर्म्स और ऑरिकल अपेक्स वगैरह को देखेंगे। पी एल एसक्यूएल जो है ये बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, शॉर्ट करके हम पी एल एसक्यूएल पढ़ते हैं। और बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ये एसक्यूएल की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए ओरेकल कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। तो जो चीज़ें एसक्यूएल में पॉसिबल नहीं हैं प्रोग्रामेटिकली, उसको कवर करने के लिए पी एल एसक्यूएल इसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है। अच्छा, पी एल एस के एल बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर किसी का एक्सपीरियंस है, आप डिग्री में भी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, या आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, या सी प्लस प्लस, जावा कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर जैसे उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंडामेंटल्स होते हैं, मोर और लेस वही फंडामेंटल्स यहाँ पर भी हैं। उसी तरह से वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं। इसी तरह से आपके पास इफ़ कंडीशन है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स हैं। तो मोर और लेस वही सारी चीज़ें, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इवेंट हैंडलिंग भी बोलते हैं मुख्तलिफ और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो सारी चीज़ें वही हैं, बस सिंटैक्स डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट है तो आपने यहाँ सिंटैक्स देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यहाँ पर समझ आ जाएगी, तो वहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो लैंग्वेजेस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे होते हैं। पीएलएसक्यूएल आपकी जितनी भी बिजनेस लॉजिक है, या आपने ओरेकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी कोडिंग करनी है वो आप पीएलएसक्यूएल के अंदर करते हैं। पीएलएसक्यूएल की और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि खा वो ओरेकल फॉर्म्स हैं, वो ओरेकल रिपोर्ट्स हैं, वो ओरेकल एपेक्स है, या कोई भी ओरेकल का टूल है, ओरेकल डेटाबेस का टूल है, चूँकि ओरेकल पीएलएसक्यूएल ओरेकल की ने खुद डेवलप किया हुआ है, तो ये लैंग्वेज आपको हर जगह पर सपोर्टिव होगी। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पी एल एस क्यू एल की, कि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आपको इसमें क्या कहते हैं, कोई केस सेंसिटिविटी का कोई इशू नहीं है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैंने वेरिएबल लोअर केस में लिख दिया है या अपर केस में लिख दिया है। तो जावास्क्रिप्ट की तरह या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको यहाँ पर इस तरह की कोई भी वो नहीं करनी पड़ेगी। इस पूरे कोर्स में जो 7 to 8 लेक्चर्स में पर मुहित है, इसमें हमने जो पढ़ना है वो पी एल एसक्यूएल का इंट्रो पढ़ना है, जो हम आज पढ़ेंगे। फिर हमने ये देखना है कि वेरिएबल को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फिर हमने ओरेकल डेटाबेस सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हम क्यूरीज ओरेकल डेटाबेस में के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एक्सेस करेंगे। फिर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हम ये देखेंगे स्टेटमेंट क्या है, केस स्टेटमेंट्स क्या हैं, लूप्स क्या हैं। उसके अलावा और कंपोजिट डाटा टाइप्स हैं, जैसे उनको हम देखेंगे। पी एल एसक्यूएल टेबल, रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सारे हम उसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा कर्सर्स को हम देखेंगे, इम्प्लिसिट कर्सर्स क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट कर्सर्स क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, हम पी एल एसक्यूएल के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, और स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस करेंगे, और पैकेजेस करेंगे। आप यकीन करें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, और तो मेरा ख्याल है मेरा एक एक लेक्चर जो है वो 30-35 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे विद एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल्स नहीं देता आपको, जस्ट टू द पॉइंट लेक्चर्स बता देता हूँ, तो शायद वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स से ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एग्जांपल्स का होना ज़रूरी है, ताकि आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो अगर आप ये 30-35 मिनट्स के लेक्चर्स करते हुए जब 10 टॉपिक्स कर लेंगे, तो आप पी एल एस का आपको बड़ा फेयर आइडिया हो जाएगा, और प्रैक्टिस के साथ आप एक अच्छे पी एल एस डेवलपर बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारी बात होगी। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि भाई हमने पी एल एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी है, कहाँ लिखनी है, वर्ड में लिखनी है, नहीं वर्ड में नहीं लिखनी, बल्कि हमारे पास ये 3-4 टूल्स हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम एसक्यूएल डेवलपर यूज़ कर सकते हैं, हम एसक्यूएल प्लस यूज़ कर सकते हैं, सबसे पुराना वर्जन है। इसको भी हम यूज़ करेंगे, आई सीक्वल प्लस भी यूज़ कर सकते हैं,
ओरिकल PL/SQL डेवलपर ओरिकल का अपना टूल है, ओरिकल की साइट से आप जाकर प्रोडक्ट्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टोड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये भी यूज़ होता है। तो हर बंदा अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए जिसमें जितना कन्वीनियंट है वो वाला टूल यूज़ कर लेता है। नॉर्मली मैं SQL+ यूज़ करता हूँ, टोड यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोग जोन सा मर्जी टूल यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। ये टोड है, टोड में अगर मैंने कनेक्ट होना है तो बड़ा आसान है। मैं ये पहले से कुछ सेशंस खोले हुए, मैं ये बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ओपन किया, टोड ओपन किया। ये मेरे पास स्कीमा या यूज़र का यूज़र नेम है, ये इसका पासवर्ड है, और ये किस सर्वर से कनेक्ट होना है ये वो है, और मैं यहाँ से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर PL/SQL की कमांड लिख सकते हैं। SQL में भी आप टोड यूज़ करते रहे हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। या दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मैं यहाँ पर मैंने डाटा पासवर्ड सेव किया हुआ है बैकएंड के ऊपर, तो यहाँ पर भी मैं कनेक्ट होके अपनी PL/SQL के कोड्स वगैरह इस SQL+ में लिख सकता हूँ। देखें ये ऊपर लिखा हुआ है SQL+ रिलीज 10.1.0.4। तो ये मेरे पास SQL+ का वर्जन है। तो ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि जी आप कौन सी इन्वायरमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं। हम कोई भी कमांड्स हैं उनको सेव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आया, मैंने एक कमांड लिखी। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप लिस्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं यूँ लिख दूँ सेट स्पूल ऑन, ये मैंने स्पूल ऑन कर दिया, बल्कि मैंने स्पूल ऑन लिखना है। ये मैंने स्पूल ऑन कर लिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पूल, और मैंने ई लिखा। ई के बाद मैंने लिखा टेम्प। टेम्प के अंदर मैंने डाल दी लेट्स सपोज 22, डेट डाल दी 2024। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ कोई भी कमांड लिखी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये मैंने कमांड रन कर दी। उसके बाद मैंने स्पूल ऑफ, अब मैं जितनी मर्जी कमांड लिखूं, मिसाल 10 कमांड लिखी हैं, 20 कमांड लिखी हैं, जितनी भी लिखी हैं वो सारी इसके अंदर सेव। अब मैंने स्पूल ऑफ कर दिया। अब मैंने कहाँ सेव किया था, मैंने ई के अंदर टेम्प के फोल्डर में, ये देखें ये फाइल सेव की थी। ये फाइल ओपन की, देखें मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा था। जो रिजल्ट्स पड़े हुए सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये स्पूल कमांड है। स्पूल का फ़ायदा क्या होता है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो सेव होती जा रही है। क्योंकि ये पुराना वो है, टोड में तो आप जो लिखते जाएंगे आपके सामने आ रहा है, लेकिन स्पूल में क्या है कि आपके पास ना सिर्फ कमांड्स आ रही हैं बल्कि उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद SQL+ की इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपने डेटाबेस इंस्टॉल की हुई है और आपने कोई फ्रंट एंड टूल नहीं इंस्टॉल किया, ना ओरिकल फॉर्म इंस्टॉल की हुई है, ना रिपोर्ट्स इंस्टॉल की हुई है, ना ओरिकल अपेक्स इंस्टॉल किया हुआ है, तो वही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने का जो मेथड है वो SQL+ है, और यही आप यूज़ करेंगे। हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और उसमें ओरिकल 7 वर्जन चल रहा है, और उसके ऊपर जो है SQL+ है। अगर आपको SQL+ की कमांड्स आती हैं तो यू आर वेलकम, अदरवाइज जो है। तो मेरे पास काफ़ी सीनियर डेवलपर्स थे, वो गए, उन्होंने कहा जी सर हम कर लेंगे। मैंने कहा जी जाएं। वो जब वहाँ पर करने गए तो पता ये चला कि उनको SQL+ की कमांड्स ही नहीं आती। तो वो फिर हमें दूसरी टीम भेजनी पड़ी। तो सिंपल कहने का मकसद ये है कि SQL+ की भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं। इसी तरह से एक और तरीका भी है, हम अपनी कमांड्स वगैरह को सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल ABC। टेबल्स वगैरह ऑलरेडी आपने क्रिएट करते रहे हैं। मैंने ID नंबर एक कॉलम डाल दिया, उसके बाद मैंने नेम डाला, ये दूसरा कॉलम डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर लिया। अब मैंने ये टेबल मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सेव, और मैं इसको सेव कहाँ पे करता हूँ, C के अंदर। अ, अच्छा, ये मैंने कमांड ट्राई की थी सी में सेव करने की, लेकिन चूंकि सी में टेम्प का फोल्डर नहीं था तो मैंने लिख दिया सेव। ये मैंने कमांड लिखी सेव ई टेम्प टेबल डॉट एसक्यूएल। तो क्या हुआ कि मेरी फाइल वहाँ पर सेव हो गई। अब क्या होगा, मैंने यहाँ से इस टेबल को ड्रॉप कर दिया। मैंने लिख दिया जी ड्रॉप टेबल ABC, और ये मेरा टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब डाटाबेस में मेरा ये टेबल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर @E:/ और टेम्प स्लैश और वही टेबल डॉट एसक्यूएल चला देता हूँ, तो ये देखिए मेरा टेबल दोबारा क्रिएट हो गया। क्या हुआ कि मेरी जो टेबल की फ़ाइल थी, जो उसकी डेफिनेशंस थी, वो ये पड़ी हुई हैं।
और मैंने इस कमांड को दोबारा चला दिया, क्रिएट टेबल की कमांड को। तो ये भी एक तरीका है कि हम इस तरीके से कमांड्स वगैरह को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ना सिर्फ उसको सेव कमांड से सेव किया, बल्कि मैंने उसको वो भी कर दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई कि एक हम एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। एक मैंने स्पूल ऑन करके बताया था कि हम स्पूल ऑन करते हैं। उसके बाद मैंने कहा जी स्पूल करके आप उसकी डायरेक्टरी पाथ दे दें, टेम्प दे दें, और उसके अंदर आप फाइल का नाम दे दें। लेट्स मैंने फाइल का नाम 2909/2024 रखा था। अब मैं जो काम करूँगा, अब मैं पूरा दिन वर्किंग करता रहता हूँ, तो पूरे दिन की वर्किंग इस फाइल में सेव होती रहेगी। लेट्स मैंने वर्किंग की स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये मैंने एक कमांड लिखी, सेमीकोलन दिया, और उसके बाद मैंने जितनी कमांड्स डालनी थी लिखने के बाद मैंने आखिर में स्पूल ऑफ कर दिया। तो मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। तो इससे क्या होगा, ये मेरी जितनी भी कमांड ये है, ये मेरी कमांड सेव होगी इस फाइल के अंदर। मैं इसको आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आप इसको फ्यूचर में ये कमांड आपके पास सेव रहे। उसके अलावा आप स्क्रिप्ट फाइल भी बना सकते हैं जिसकी एक्सटेंशन, अब इसकी एक्सटेंशन जो होती है .lst होती है। ये जो मैंने फाइल बनाई थी 09/24/2024, इसकी एक्सटेंशन .lst है। लेकिन आप स्क्रिप्ट फाइल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, तो मैंने उसको फाइल क्रिएट कर दिया था। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने क्रिएट टेबल की कमांड लिखी थी। मैं वो कमांड दोबारा लिख लेता हूँ, चलें। क्रिएट टेबल ABC, इसके अंदर मैंने लिखा आईडी नंबर, उसके बाद नेम वारशा 220, ये मैंने नेम डाल दिया, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने उसी तरह लिखा सेव E:/temp/ और यहाँ पर मैंने दे दिया table.sql, ये मेरी एक्सटेंशन हो गई, ये मेरी एक्सटेंशन सेव होगी। अब अगर मैंने ये स्क्रिप्ट फाइल बना ली है, इसमें तो एक टेबल है, मैं इसके अंदर डाटा डालता जाता हूँ, ओ टेबल डालता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ओ टेबल किस तरह से डाले, मैंने एक ओ टेबल क्रिएट कर लिया। मैंने कहा जी क्रिएट टेबल, पहले मैंने ABC बनाया था, मैं XYZ बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं ID नंबर और उसके बाद एज डाल देता हूँ, ये भी मैं नंबर डाल देता हूँ, F नेम डाल देता हूँ, ये मैं वारचा 2 डाल देता हूँ 20, और मैं इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं इसको एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद मैंने वो जो फाइल टेबल वाली बनाई थी उसको मैं ओपन करूंगा, और ये एक्स वाली जी वाली फाइल भी मैं उसके अंदर सेव कर दूंगा। अब मैं इसको दोबारा ओपन करके देखता हूँ कि दोनों फाइल्स उसके अंदर पड़ी हुई हैं नोटपैड के अंदर। ये मैंने ओपन कर लिया, बल्कि ये मैंने सेव कर ली, और इसको इसके आखिर में भी सेमी कॉलन डाल देता हूँ। अब मुझे अगर कोई कहता है कि जी आप इस तरह करिए, अपनी स्क्रिप्ट फाइल जो है हमें दे दें, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ये स्क्रिप्ट फाइल उठा के USB में दे दूंगा। वो क्या करेगा, अपने कंप्यूटर में जाएगा, उसको किसी भी फोल्डर में रखने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद @@ डाल के इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये मैंने सिंपल क्या करना है, मैं इस टेबल को भी ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल XYZ। अब ये दोनों टेबल मेरे पास यहाँ ना तो A टेबल पड़ा हुआ है, सॉरी ABC टेबल पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी, उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल ABC। और अब मेरे पास ना ABC पड़ा हुआ है, ये चेक कर लेते हैं, और ना ही मेरे पास XYZ पड़ा हुआ है, दोनों टेबल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं @temp/table.sql चलाता हूँ, तो ये देखें एक टेबल क्रिएट हो रहा है, कह रहा है दूसरे टेबल में कोई एरर है, हमसे कोई इसमें एरर आया है, हमने इसको सही तरह से सेव नहीं किया या जो भी रीज़न है, अदरवाइज़ वो भी क्रिएट हो जाता। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट फाइल्स भी बना सकते हैं कि हमने स्क्रिप्ट बनाए अपने प्रोजेक्ट के, हमने दूसरे बंदे को दे दिए, और उसको हमने काम करवा लिया। हम एक काम कर लेते हैं, मैं इसको एरर को निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये ID है, ये मेरा पहला टेबल क्रिएट हुआ, ID एज, ये देखें ना बीच में 2B पड़ा हुआ है, इसको निकालें। ये मैंने कॉपी किया था तो शायद वो साथ ये भी आ गया। ये मैंने दूसरा टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले इन टेबल्स को ड्रॉप कर दो, मुझे वहाँ से ड्रॉप करने पड़ रहे थे। ड्रॉप टेबल ABC, ड्रॉप टेबल XYZ, ये दोनों मैंने, और यहाँ पे मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ ड्रॉपिंग टेबल्स, और यहाँ मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ क्रिएटिंग टेबल्स। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेव कर दिया। ये कोई पुरानी फाइल पड़ी है, इसको मैं सेव नहीं करता। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ @ मैं वही ऊपर वाली कमांड दोबारा चला देता हूँ।
अब ये देखें उसने ये अगर मैं दोबारा चलाऊंगा उसने दोनों टेबल्स ड्रॉप किए, दोनों टेबल क्रिएट कर दिए। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट फाइल्स भी बना सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई कि हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसको सेव कर देंगे एसक्यूएल में, और अगर आपने दोबारा एक्सेस करना है तो आपने जस्ट उसको इस तरह से स्लैश डाल के टेम्प और टेबल डॉट एसक्यूएल, तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इस इन कमांड्स को भी सेव कर लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए, बल्कि एग्जीक्यूटिंग यहाँ तक थी, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये जो मैं फ़ाइल बना रहा हूँ ये मैं वीडियो की लिंक में भी डाल दूंगा ताकि आपको आसानी होगी। उसके अलावा हमने पी एल एस क्यू एल के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स पढ़ने, हमने ये देखना है कि पी एल एस क्यू एल के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमने देखना है, इफ़ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, लूप्स हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम रीयूजेबिलिटी क्या होती है। हम एक प्रोग्राम एक दफ़ा बना लेते हैं, उसको बार बार यूज़ कर लेते हैं, इसको हम रीयूजेबल प्रोग्राम यूनिट्स कह रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि एसक्यूएल के साथ और अदर जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, अदर हमारे जो एप्लीकेशंस हैं जैसे ओरिकल फॉर्म्स हैं, ओरिकल रिपोर्ट्स हैं, ओरिकल अपेक्स है, इसको पी एल एसक्यूएल के साथ हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, एसक्यूएल के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पी एल एसक्यूएल के अंदर किस तरह से होती है। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पी एल एसक्यूएल आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाएं, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो लिनक्स है, वो विंडोज़ है, वो कोई भी डेटाबेस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें पी एल एसक्यूएल वही होती है, उसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं, कोई कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सेम कोड हर जगह चल जाता है। तो आपको ये भी इसके अंदर आसानी मौजूद है। अगला टॉपिक जो है वो पी एल एस क्यू एल ब्लॉक है। हम पी एल एस क्यू एल के अंदर कोड लिखने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पी एल एस क्यू एल ब्लॉक क्या होता है। जब भी पी एल एस क्यू एल कोड लिखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन सेक्शन होना चाहिए। आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं जो अपने कोड में यूज़ करने हैं वो सारे डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कर्सर्स होते हैं, ये जितनी भी या यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं सारी आप डिक्लेरेशन सेक्शन में डालते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो सेक्शन होता है ये मैंडेटरी पार्ट होता है पी एल एस क्यू एल का, इसके बगैर पी एल एस क्यू एल होती ही नहीं है। ज़ाहिर है जब आपने कोड लिखना है तो आपने एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में लिखना है, और अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग करवानी है यहाँ गो के ऑप्शनल ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप कोड लिखेंगे और थोड़ा सा गुजरेगा, आप एक्सपीरियंस होंगे, तो आप कहेंगे नहीं ऑप्शनल ही है, मैंडेटरी है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी प्रोग्राम जो है उसका कोड जो है वो क्रैश हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग ना की हो तो जो आप एक्सपीरियंस के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाने की ज़रूरत है और कहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आपका कोड है। मैं एक सिंपल सा पी एल एस क्यू एल का कोड अगर लिखना चाहूँ तो मैं डिक्लेयर लिखूँगा, ये मेरा डिक्लेरेशन सेक्शन है। फिर मैं बिगिन लिखूँगा, ये मेरा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है। और फिर मैं यहाँ पर कहीं पे एक्सेप्शन लिखूँगा, तो ये मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन है। उसके बाद मैं एंड लिखूंगा तो ये मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ओरिकल कहती है कि ये वाला और एक्सेप्शन ये वाला ये आपके मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ये मैंडेटरी है। बिगिन और एंड जो है ये मैंडेटरी है। आप सिंपल यूं भी लिख सकते हैं, अगर आपने कोड लिखना है, आपको कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आप यूं भी लिख सकते हैं। आप बिगिन लिखें, आपने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करनी, तो एटलीस्ट इतना तो आप लिख ही सकते हैं। चले जी, मैं कहता हूँ मैं कोड लिखता हूँ जो कुछ भी ना करे। तो मैंने बिगिन लिखा, एंड लिखा, और इसको मैं चला के देखता हूँ कि कोई एरर आता है नहीं आता। चले जिसको चलाया है उसने कहा जी, मैसेज दे दिया जी, एक सेकेंड, कि ये सक्सेसफुली जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये मेरा टोड क्रैश हो गया। मैं इस तरह करता हूँ, इसको यहाँ से एंड टास्क करके दोबारा खोल लेता हूँ। बेसिकली सेशन डेटाबेस के साथ ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से ये मसला है।
तो मैं यहाँ पर एंड टास्क कर देता हूँ। नहीं जी, ये बंद हो गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा टोड ओपन कर लेता हूँ। नहीं जी, तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया था कि इस तरह से हमारे पास PL/SQL के ब्लॉक्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने लिखा जी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो जो तो मेरे भाई ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं, वो थोड़े 2 मिनट के लिए ज़रा पास करें। जो मेरे नए भाई आए हैं जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की, उनको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब ये है, ये देखें, ये एक मैंने बॉक्स बनाया। मैं आपको वेरिएबल समझाने के लिए बड़ा सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये एक वेरिएबल है, ये मेमोरी में बनता है। मेमोरी से मुराद कंप्यूटर की रैम के अंदर, ठीक है। ये जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इसके अंदर वैल्यू होती है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बी। एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और ये मैंने ये वेरिएबल रख लिया। ठीक हो गया। अब ये मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, और ये भी मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। ए के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 10, बी के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 20, डेट ऑफ बर्थ में स्टोर करवा देता हूँ 1 सितंबर 2000, ठीक है। और फादर नेम में मैं डलवा देता हूँ ये फादर नेम में डलवा देता हूँ अली खान। अब देखिए, ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में PL/SQL में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने इस वेरिएबल में किस तरह का डाटा स्टोर करवा रहे हैं। देखिए, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। जिस लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस का एक वेरिएबल देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जी हाउस नंबर 102, स्ट्रीट 201, सेक्टर 4, ठीक है। तो अब देखिए, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें करेक्टर्स भी हैं। तो ये भी मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं जो, और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ जेंडर, और मैं कहता हूँ जेंडर में हमारे पास या मेल होगा या फीमेल होगा। तो मैं यहाँ पर M डाल देता हूँ या F डाल देता हूँ। तो सॉरी, अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो है ये नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है नंबर डाला है, ये भी नंबर है। इसकी जो डाटा टाइप होगी वो डेट होगी। इसकी डाटा टाइप var char 2 होगी। इसकी डाटा टाइप भी var char 2 होगी। इसकी डाटा टाइप करेक्टर होगी। इसी तरह से मैं यहाँ स्टोर करवा देता हूँ कंडीशन, और कंडीशन में मैं लिख देता हूँ ट्रू या फॉल्स, फॉल्स लिख देता हूँ। इसकी डाटा टाइप बूलियन होगी। तो ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप से मुराद क्या है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा हमने स्टोर करवाना है, और फिर आपके लिए लाजिम हो जाएगा कि आपने उस तरह का ही डाटा उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। नंबर के अंदर मैक्सिमम आप 38 करेक्टर तक का नंबर डाल सकते हैं, जिसमें 38 करेक्टर्स होंगे। डेट जो है वो 7 बाइट्स तक होती है। जो var char 2 है ये 4000 बाइट्स तक, 4000 करेक्टर तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर के अंदर 2000 करेक्टर तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर टाइम स्टैम्प भी होता है। मिसाल मैं यहाँ लेता हूँ 1 सितंबर 2024, टाइम हो गया है जी 17 बजकर 26 मिनट। उसके बाद सेकंड हो गए मिसाल के तौर पे 30 सेकेंड्स। और उसके बाद आप सेकंड के बाद भी आगे जाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं सेकंड के बाद मैं 9 डिजिट तक जाना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको टाइम स्टैम्प डाटा बेस डाटा टाइप चाहिए होगी। क्योंकि फिर वो डेट के अंदर आप मैक्सिमम सेकंड्स तक जाते हैं। यहाँ तो वैसे मैं डेट तक गया हूँ, लेकिन आप सेकंड तक भी जा सकते हैं। आप इस तरह करते हैं, आप कहते हैं जी 17, 26, 30 सेकेंड, दैट्स इट। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास डेट डाटा टाइप है, मैंने यहाँ लिख दी है। लेकिन ये जो मेरे पास डाटा टाइप है, इसको मैं कह देता हूँ ये टाइम स्टैम्प है। ये तकरीबन 11 बाइट्स तक स्पेयर जगह लेती है। और इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ कोई भी, मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ जी ट्रांजैक्शन डेट, TRN डेट, ठीक है। तो जहाँ पर आपको मोर प्रिसाइज होना चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने सेकंड से आगे भी जाना है, नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड के अंदर, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको, आई होप कि आपको ये मज़ीद इसमें क्लैरिटी होगी कि वेरिएबल क्या है। इसी तरह से वेरिएबल क्या होता है कि आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप 10 से 15 कर लें। लेकिन एक और वेरिएबल लेता हूँ सी के अंदर मैं 10 डाल देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ ये वेरिएबल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है।
तो कांस्टेंट के साथ हमें कांस्टेंट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, मैं भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कांस्टेंट है और ये नंबर है। अब अगर आपने इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर दे देगा, वो कहेगा नहीं ये कांस्टेंट है। तो जो एक्सेल में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप इसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ थी। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं आगे चला गया, हम वापस आएंगे दोबारा यहाँ पर। मैं डाटा टाइप में ये देखें, अब ये एक डाटा टाइप की मैंने एग्जांपल दी। ये एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। मैंने वेरिएबल का नाम दिया, आइडेंटिफायर भी कहते हैं इसको, और मैंने कह दिया ये इसकी डाटा टाइप है नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ए, यहाँ मैंने 15 डाला था, और अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला। चले मैं कहता हूँ इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है तो डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी वैल्यू है 15, ये कुछ इस तरह से। तो ये जो ऑपरेटर है कॉलन इक्वल, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है कि 15 उठाएं और ए में डाल दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर 15 उठाकर ए में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से बी की वैल्यू 20 है, 20 उठाकर बी में डाल दें, हमने डाल दिया। फिर उसने कहा जी कंपनी है ओवैक्सॉल। तो जब हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा डालते हैं, जैसे अभी हमने वहाँ पर एड्रेस का एक वेरिएबल डाला था, हम यहाँ डाल लेते हैं जी ADDRESS एड्रेस। मैं कहता हूँ जी varchar2, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 200, बड़ा फील्ड है। और अगर मैंने यहाँ डालना है तो मुझे 2 सिंगल कोट्स डालने पड़ेंगे, सेमी कॉलन डालना पड़ेगा, और एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जी मैंने कॉपी किया और मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये देखें जी ये मेरा एड्रेस सिंगल कोड के अंदर आ गया। लेकिन मज़े की बात ये कि कंपनी को मैंने कांस्टेंट कहा हुआ है। अब मैंने कंपनी को मैंने कह दिया ये वैक्स वाला, अब ये मैं चेंज नहीं कर सकता नीचे कहीं जाकर, ठीक है। ए की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके लिख सकता हूँ अपने कोड में कि जी ए इज इक्वल टू, मैंने 15 लिखा था, मैं 25 कर सकता हूँ, मुझे कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ साथ इनिशलाइज कर रहे हैं। इनिशलाइज का मतलब ये है कि उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये उन भाइयों को मैंने ज़रा डिटेल से बताया कि जो प्रोग्रामिंग में नए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ डेट ऑफ ज्वाइन में मैंने डाटा टाइप डेट दे दी, जेंडर में मैंने करेक्टर दे दिया, लेकिन टीआर एंड डेट में मैं डाटा टाइप टाइम स्टैम्प दे देता हूँ ऐसे। ये नीचे मैंने आपको एक कंप्लीट एग्जांपल करके दी। मैंने कहा जी फर्स्ट नेम है, इसमें 20 डाल दिया, सेकंड में 25। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत डाटा डिक्लेयरिंग और इनिशलाइजेशन के बारे में बताया, थोड़ा बहुत डाटा टाइप के बारे में बताया। हम दोबारा इसी चीज़ पे आएंगे, हम थोड़ा सा आगे चले गए, हम वापस अपने मेन लेक्चर पे आते हैं जहाँ पर हम थे। इसी लेक्चर के अंदर हमने डाटा टाइप्स पढ़नी है, वो आगे आएंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। खैर पीएलएस को ब्लॉक जो होते हैं, अनोनमस ब्लॉक होता है। ये जो ब्लॉक मैंने अभी बनाने जा रहा हूँ ये अनोनमस ब्लॉक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ डिक्लेयर। अब मैंने वो जो एग्जांपल दी हुई थी वही मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। मैंने लिखा ए नंबर और मैंने यहाँ लिख दिया 10 दे दिया, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल दे देता हूँ बी नंबर और 20 दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा बिगिन, और यहाँ मैंने लिख दिया dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और ये मैंने ए लिख दिया। फिर मैंने लिखा dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैंने बी प्रिंट करवा दिया, और ये मैंने एंड कर दिया। अब देखें ये क्या था, ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट था। ए और बी क्या था, मेरे वेरिएबल थे। नंबर क्या है, ये मेरी डाटा टाइप है। 10 क्या है, ये 10 उठाकर मैं ए जो मेमोरी लोकेशन मेरी बनी है उसके अंदर मैंने डाल दिया। ये डी बी एम एस क्या है, ये भाई ओरिकल पी एल एस के अंदर ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर ये मैंने पुराने सेशंस कुछ खोले हुए, मैं उन सेशंस को बंद करता हूँ। मैं दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं कनेक्ट कर लिया, मैंने लिखा जी HR ABC123 ये मैंने सर्वर का नाम मेंशन कर दिया। उसके बाद मुझे सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके PLSQL कोड के अंदर DBMS यूज़ हुआ हो तो आपको इस पूरे सेशन में, मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। हाँ अगर मैं SQL प्लस बंद कर देता हूँ और दोबारा मैं खोलूँगा और फिर मैंने प्रोग्राम रन करना है और फिर मुझे DBMS प्रोग्राम में लिखना है,
तो फिर मैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन करके प्रोग्राम लिखूंगा, अदरवाइज मुझे ये रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैं सेट सर्वर आउटपुट ऑफ कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है। अब मैं अगर दोबारा कोड रन करूँगा तो देखें मुझे 10 और 20 लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेट सर्वर आउटपुट ऑफ हुआ है। ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैं दोबारा चलाता हूँ तो देखिए मुझे 1020। तो DBMS प्रिंट के लिए यूज़ होती है, जैसे C++ में सी आउट होता है या प्रिंट एफ होता है। तो यहाँ पर कहीं पर ये कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज़ आउटपुट देखनी है तो उसके लिए DBMS की कमांड यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब असल जो बात थी वो थी एनोनिमस ब्लॉक। ये एक अनोनिमस ब्लॉक है, इसका कोई नाम नहीं है। मैं अगर टोड अभी बंद कर दूंगा मेरा सारा कोड ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी कोड को मैं कोई नाम दे दूं, कोई प्रोसीजर बना लूं, फंक्शन बना लूं, तो फिर ये मेरा एनोनिमस ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि ये मेरा हम एक प्रॉपर नाम देकर इसको कोड को लिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्लॉक के टाइप्स या एनोनिमस ब्लॉक हो सकता है, या प्रोसीजर हो सकता है, या फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके अलावा हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा PLSQL प्रोग्राम जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इसमें एनोनिमस ब्लॉक हमने देख लिया। स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन हम देखेंगे। ट्रिगर्स भी हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट टाइप्स ही पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें हमने अभी करनी है। अच्छा, एनोनिमस ब्लॉक किस तरह से हमने क्रिएट किया ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं डायरेक्ट SQL+ के अंदर एनोनिमस ब्लॉक बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं डिक्लेयर लिखूंगा, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, उसकी वैल्यू अगर यहाँ देना चाहते हैं यहाँ दे दें, नहीं तो बिगिन लिखें। आप यहाँ एग्जीक्यूटेबल सेक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको ed करके एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ए प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने एंड किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको बंद किया। जैसे ही बंद किया तो एक सेकेंड, ये कीप ऑल किया, इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ रन किया, तो देखें मैंने यहाँ से मेरा कोड चलना शुरू हुआ। एक नंबर था, नंबर के अंदर मैंने 100 डाला और 100 को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो उसने मुझे यहाँ पर 100 प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा एक एनोनिमस ब्लॉक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद एनोनिमस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आया, आपने स्लैश का बटन दबाया तो जो कोड पहले से चल रहा है उसको आप जितनी दफ़ा मर्जी एग्जीक्यूट करवा लें। आपने जस्ट स्लैश करना है, स्लैश का मतलब होता है रन कर दें, ठीक है। चेंज करना है तो आप ed करेंगे, ed का मतलब ये है कि आप उसको एडिट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको एडिट ed कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है PLSQL ब्लॉक की आउटपुट कैसे टेस्ट की। मैंने आपको सेट सर्वर आउटपुट बता दिया। नेस्टेड ब्लॉक एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बताया है, वो हम डिटेल से देखेंगे। बाकी हम PLSQL वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, उसको बस क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया, हम इस वीडियो को मज़ीद शॉर्ट भी करना है, जिसमें हमने ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने उसके अंदर आपको डिटेल से बता दिया था, उसमें मैंने आपको एक्सेल की एक एग्जांपल भी दी थी कि ये A, B, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, कंडीशंस, ये जितने भी कॉलम्स हैं ये जो हमने बनाए हुए हैं ये वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो नंबर है। अगर इन्हीं को हम एग्जांपल के तौर पे सामने लिखें तो मैं शॉर्टकट के लिए, ताकि आपको इस चीज़ सामने हो, मैं इस कोड को यहीं पे आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैं यहाँ लिखूंगा डिक्लेयर। सबसे पहले मैं ए वेरिएबल डिफाइन करूंगा, इसकी देखिए डाटा टाइप है नंबर, 30 इसकी मैक्सिमम विड्थ है। लेकिन अभी तो हम 2 करैक्टर डाल लें तो मैं 2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं नहीं लिखूंगा तो ऑरिकल खुद समझ जाएगा कि ये 15 डाल है तो 2 ही डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बी ले लेता हूँ, बी भी मैं नंबर डिफाइन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 20। तीसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, इसकी डाटा टाइप में डेट डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 सितंबर 2024, भी मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी।
तीसरा वेरिएबल मैंने एफ नेम ले लिया, इसकी डाटा टाइप मैंने varchar2 डाल दी। varchar2 के साथ लेंथ मेंशन करना मेंशन है। नॉर्मली नाम होता है 30-40 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होता, मैं एहतियातन इसको 50 करेक्टर्स का वो नाम दे देता हूँ। अगर आपने इसके अंदर वैल्यू डालनी है तो आप यहीं पर अली खान लिख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, चूँकि ये वेरिएबल करेक्टर था, स्ट्रिंग था, इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर सेव करवा दिया। उसके बाद मैंने एड्रेस लिखा, एड्रेस भी varchar2 मैं 200 का एड्रेस ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये ऊपर वाला एड्रेस एज इट इज़ कॉपी करता हूँ एक्सेल में से और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वेरिएबल है वो जेंडर है। जेंडर में कहता हूँ ये करेक्टर है और इसके बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर के जब विड्थ नहीं दी जाती तो वो 1 होता है, लेकिन अगर आपने विड्थ देनी है आप दे भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आप यहाँ पर डाल दें मेल। उसके बाद आप डाल देते हैं कंडीशन। कंडीशन एक वेरिएबल दिया, इसको मैंने कह दिया ये बूलियन है और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ फॉल्स। ये सिंगल कोट्स में नहीं देना, एज इट इज़ दे देना है। उसके बाद टीआर एंड डेट है, इसकी डाटा टाइप मैं दे देता हूँ टाइम स्टेप। तो इस तरह से मैंने डेट और फिर मैं बिगिन लिखूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने कोड लिखना है वो मैं लिख के एंड लिखूंगा और मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, टोड में आता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेरा कोड ठीक है या गलत है। मैं इसको चलाता हूँ, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने इनकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैं एक आध की प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आउट पुट डॉट पुट लाइन और यहाँ मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ और साथ मैं कहता हूँ एक और DBMS डाल के उसमें मैं एड्रेस भी प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ये प्रिंट करवाया और यहाँ मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सेपरेट लाइन लिखना है। सेपरेट लाइन में इसलिए डाला जाता है कि रीडेबिलिटी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर कॉपी की, कॉपी करके मैं ये वाला सेशन बंद कर देता हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी कोई पुराना कोड खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा HRABC123@dev live और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें मेरा प्रोसीजर चल गया। अब मैं अगर यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करके दोबारा स्लैश चलाऊँगा तो ये देखिए उसने मुझे 15 भी प्रिंट करवा दिया और एड्रेस। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से होता है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पर पढ़ा, हमने देखा कि वेरिएबल टेम्परेरी स्टोरेज है। टेम्परेरी से क्या मुराद है, मैं अगर यहाँ से बंद कर दूंगा मेरे वेरिएबल भी चलेंगे, उनके अंदर वैल्यूज़ भी चलेंगी। तो जब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये वेरिएबल एक्टिव होते हैं, इनके अंदर डाटा जाता है, प्रोसेस होता है और जैसे ही प्रोग्राम एंड हो जाता है तो वेरिएबल की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई इसने लिखा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ कोड लिखा, मैंने कहा जनाब इस कोड के अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू को मैं 20 की बजाय मैं 30 कर देता हूँ। तो यहाँ कोड चेंज हो गया, वही वेरिएबल है उसको चेंज कर लिया आपने। ठीक है, तो इसको रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि वेरिएबल एक दफ़ा बन गया, आप उसको बार बार चेंज करते रहें, कोई मसला नहीं। उसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि आप वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ सी नंबर, ये मैंने वेरिएबल लिया और मैं कहता हूँ कि ए को सी के अंदर ए प्लस बी करें और बी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ कि पहले बी को मल्टीप्लाई बाय 2 करें फिर ए में प्लस कर लें। तो बी की वैल्यू 2 है, 20 है, 20 मल्टीप्लाई 40 और प्लस इसके अंदर 15 ऐड कर दिया तो 55 हमारे अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंट करवाना है तो आपने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पर रखें और इसको वैल्यू यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन का मतलब ये है। वेरिएबल के जो नाम है यहाँ पर हमने डिफरेंट नाम रखे हैं, ABC, DOB, F नेम, एड्रेस। तो ये नाम जो है वो कहता है लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, आप 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1A नहीं लिख सकते, हाँ A1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स और नंबर भी हो सकते हैं नाम में। इसके अलावा स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपने लिखा जी सैलरी और सैलरी के साथ आप डॉलर साइन लगा देते हैं, तो ये क्या है, ये अलाउड है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप साइन, लेकिन पहला करेक्टर हमेशा आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा कि जी 30 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिसाल आप ये देखें, ये एड्रेस है, कितने करेक्टर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स हैं, तो ये 30 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। मिसाल के तौर पे
हम वेरिएबल का नाम बिगिन नहीं लिख सकते क्योंकि बिगिन का मतलब तो कुछ और है, या वेरिएबल का नाम हम फ्रॉम नहीं लिख सकते क्योंकि तो हम क्यूरी में सेलेक्ट फ्रॉम यूज करते हैं, सेलेक्ट नहीं लिख सकते, ऑर्डर बाय नहीं लिख सकते। तो ये बेसिकली ये है। ये देखें जी, इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दे दी है, नीचे डिटेल से आप इसको देखिएगा, आपको बड़ा इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और एग्जांपल दी कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर होते हैं। मैंने अब एक रिजल्ट छोटा सा बनाया है कि एक स्टूडेंट है, उसका नंबर 98 है, फिर केमिस्ट्री में इतने नंबर हैं, बायो में इतने हैं, मैथ में इतने हैं। एक मैंने वेरिएबल ऑब्टेन मार्क्स का ले लिया, फिर मैंने एक टोटल लिया, कांस्टेंट किया कि जी टोटल 400 है, ये कांस्टेंट है, 4 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स होंगे तो टोटल 400 हो गए। फिर मैंने एक परसेंटेज भी ले लिया, फिर मैंने ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करवाया, ऑब्टेन मार्क्स को प्रिंट करवाया, फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करवाया, फिर उसको प्रिंट करवाया। तो ये मैंने एक रिजल्ट कार्ड का प्रोग्राम बनाया है एग्जाम्पल में। फिर मैंने आपको बताया कि जी डाटा टाइप्स तो बता दिए, लेकिन अभी तक जितने डाटा टाइप ये वाले बताए थे जो मैंने एक्सेल शीट में मेंशन किए हुए थे, ये सारे के सारे स्केलर डाटा टाइप कहलाते हैं। इसके अलावा कंपोजिट डाटा टाइप भी होते हैं, हमारे पास रेफ कर्सर्स भी होते हैं, लॉब ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, नॉन पीएलएसक्यूएल बाइंड वेरिएबल्स भी होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हमने स्केलर डाटा टाइप्स को पढ़ना है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था एक्सेल के अंदर, जो मेरा लेक्चर 1 का पार्ट 1 था, जिसमें बताया कि जी हमारे पास नंबर डाटा टाइप है, वारचार 2 है, करेक्टर है, डेट है, टाइम स्टैम्प है, ये सारे बुलियन है, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डेट और टाइम स्टैम्प में क्या फ़र्क है। तकरीबन एक ही तरह का है, सिर्फ फ़र्क ये है कि डेट में आप, मैंने जैसे पहले बताया कि डेट में आप सिर्फ सेकंड तक जाते हैं, जैसे डी है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, फिर आवर्स हैं, फिर मिनट्स हैं, फिर सेकंड है, बस डेट यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो प्रिसीजन इसकी टिल सेकंड्स तक होती है। टाइम स्टैम्प की प्रिसीजन जो है वो सेकंड के बाद 9 डिजिट्स तक होती है, मैं पिछले लेक्चर में बता दिया। स्टोरेज 7 बाइट्स होती है, टाइम स्टैम्प की तकरीबन 11 बाइट होती है, अप टू 11 बाइट्स। और अगर आपने ज़्यादा प्रिसीजन में जाना है तो टाइम स्टैम्प यूज़ करें, अगर सेकंड्स तक जाना है तो सिर्फ डेट यूज़ करें। टाइम जोन इसके अंदर होता है, किसके अंदर, टाइम स्टैम्प के अंदर। डेट के अंदर टाइम जोन स्टोर नहीं होता। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए एक समरी भी बना दी है, जिसमें फीचर्स है, प्रिसीजन है, ये सारे मैंने आपको पहले बता दिए हैं, और ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दी है। उसके बाद ये मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी दी है कि जी डेट को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हुए टाइम स्टैम्प को किस तरह से करते हैं। बाकी कंपोजिट डाटा टाइप में पर्सन टाइप है, रिकॉर्ड है, टेबल है, वी अरे है। तो ये जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।